नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आज चर्चा करेंगे भारत के चुनाव आयोग के इतिहास, उसकी सख्ती और उसके सुनहरे दौर की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जनता चुनाव के जरिए अपने नुमाइंदे चुनती है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन मौजूदा चुनाव में चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उस पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। छठे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और इस बीच चुनाव आयोग को विपक्ष की ओर से बहुत सी शिकायतें मिली, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई भी तो एक तरफा। संविधान चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर कई तरह की शक्तियां देता है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी उन शक्तियों का शायद अभी तक उचित इस्तेमाल नहीं किया। कैसे गिर रही है चुनाव आयोग की साख, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। देश में इन दिनों लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। देश के करीब 97 करोड़ मतदाता इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस पर्व का आयोजनकर्ता यानी चुनाव आयोग आरोपों, विवादों और सवालों के घेरे में है। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके बाद किसी तरह की लाभकारी या विकास वाली योजना की घोषणा नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से मतदाता प्रभावित हो सकता है। और इसी तरह विपक्ष के नेता या कोई भी प्रत्याशी धर्म, जाति और क्षेत्र आदि किसी भी आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे चुनाव में इन सभी नियमों की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई गई। सत्ता पक्ष मतदाताओं को धर्म के नाम पर तो कभी आरक्षण के नाम पर डरा रहा है। एक धर्म विशेष का खुलेआम नाम लेकर निशाना बनाया जा रहा है। पीएम ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनाव मंच से अपने भाषण में एक धर्म विशेष को निशाना बनाते हुए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जुमलों का इस्तेमाल किया। जब चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंची तो पीएम मोदी को नोटिस न देकर बीजेपी अध्यक्ष को नोटिस थमा दिया गया। जबकि विपक्ष में अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है या कोई बयान देता है तो सीधे नोटिस उसी नेता को थमाया जाता है। लोकतंत्र में धर्म को राजनीति से अलग रखा गया है। इस बुनियाद पर कोई पार्टी मतदाताओं से वोट की अपील नहीं कर सकती। लेकिन बीजेपी ने जब अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया तो उसमें सनातन धर्म को बचाने और राम मंदिर का जिक्र जोर शोर से किया गया। इस कैंपेन सॉन्ग को चुनाव आयोग से हरी झंडी भी मिल गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग जेल का जवाब ईंट से लॉन्च किया तो गाने के कुछ फुटेज को भड़काऊ और आपत्तिजनक बताते हुए उसे आचार संहिता उल्लंघन बताकर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। इसलिए विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग तो सत्ता पक्ष का हथियार है, उसके इशारों पर ही काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम चोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। आवाज़ें खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। आयोग पर ये आरोप बहुत गंभीर हैं। चुनाव आयोग पर मतदान संबंधी आंकड़े देरी से जारी करने और मतदान करने वालों की सही संख्या छिपाने का भी आरोप लग रहा है। वो वोटर्स की संख्या न बताकर प्रतिशत बता रहा है। पहले 2 चरणों में हुई वोटिंग के आंकड़ों में बड़ी अनिश्चितता को देखते हुए सिविल सोसाइटी के कुछ जाने माने लोगों ने चुनाव आयोग से अपील की कि वो फॉर्म 17C के पार्ट 1 के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर जारी करें, ताकि कुल मतदान का सही आंकड़ा पता चल सके। इसके अलावा विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष तमाम सरकारी एजेंसियों जैसे कि CBI, ED आदि का इस्तेमाल कर केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहा है। जिस तरह चुनाव से ठीक पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, उसके बाद विपक्ष का ये आरोप लाजमी है। विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रति चुनाव आयोग का रुख नर्म है। भारत के इतिहास में चुनाव आयोग कभी भी इतना कमजोर और बेबस नहीं रहा जितना कि आज के दौर में है। सन 1952 में आज़ादी के बाद जब पहला इलेक्शन हुआ तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ था। ऐसे में
उन तक बात पहुंचाना और समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुए तो सारी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। फिर सियासी दलों ने, खासतौर से कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपनी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया। देश ने बूथ कैप्चरिंग जैसा दौर भी देखा, लेकिन 1990 में चुनाव आयोग को एक ऐसा आयुक्त मिला जिसने इस संस्था में नई जान फूंक दी। नाम था टी.एन. शेषन, जो ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिनसे उस दौर के पॉलिटिशियन भी डरते थे। उनके बारे में यह मशहूर था कि वो चुनाव आयोग की तमाम शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करते थे। चुनाव में जहां भी गड़बड़ी की खबर आती, वो चुनाव रुकवा देते थे और नए सिरे से चुनाव होता था। आज जो अपने वोटर आई कार्ड पर आप अपनी तस्वीर देखते हैं, वो भी शेषन की ही देन है। हालांकि जब शेषन ने सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजा था तो ये कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि इस पर खर्चा बहुत आएगा, लेकिन शेषन भी जिद पर अड़ गए और कह दिया कि जब तक वोटर की फोटो उसके कार्ड पर नहीं आएगी तब तक चुनाव नहीं होगा। उसके बाद पहली बार 1993 के चुनाव में फोटो वाले कार्ड के साथ चुनाव हुआ। शेषन अपने सख्त फैसलों के लिए ही जाने जाते थे। उनके खिलाफ नेताओं ने मिलकर मोर्चा खोल दिया था, लेकिन वो हार नहीं माने। चुनाव को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कराते रहे। शेषन के काल को भारत में चुनाव आयोग का सुनहरा दौर कहा जाता है और आज एक बार फिर उनकी जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। शेषन के बाद देश को उन्हीं के जैसा एक और चुनाव आयुक्त मिला। नाम था जेम्स माइकल लिंगदो, जो साल 2001 से 2004 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। लिंगदो की देखरेख में पहला चुनाव साल 2002 में जम्मू कश्मीर में हुआ। सन 1987 की हिंसा के बाद वहां 15 साल बाद बिना हिंसा के चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। आतंकियों का आतंक था। अलगाववादियों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद लिंगदो कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सफल रहे। कश्मीर के बाद लिंगदो के सामने दूसरी बड़ी चुनौती थी सन 2002 का गुजरात का इलेक्शन। यूं तो गुजरात में चुनाव 2003 में होना था, लेकिन दंगों के बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी और 2002 में ही चुनाव कराने की बात उठी। लिंगदो का सामना उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था। 2002 में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। मोदी चाहते थे कि अक्टूबर 2002 में ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएं, लेकिन लिंगदो ने साफ मना कर दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ पहले गुजरात का दौरा किया और वापस आकर कहा कि वहां अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग विस्थापित हैं और बहुत से लोग कैंपों में रह रहे हैं। संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। इसके खिलाफ मोदी और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मोदी लिंगदो पर उनके धर्म के आधार पर हमला करने लगे। उनका संबंध इटली से बताने लगे। हालांकि वाजपेयी भी लिंगदो को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां मोदी ने की थी उन पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। लिंगदो को छात्र संघ चुनाव में सुधारों के लिए भी जाना जाता है। 2006 से पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेज के चुनाव भी विधानसभा की तर्ज पर ही होते रहे। पूरे शहर पोस्टर से पड़ जाते थे। पैसों का खुला खेल होता था, गुंडागर्दी होती थी, लेकिन लिंगदो की सिफारिशों के बाद ये सब तमाशे बंद कर दिए गए। प्रचार में पोस्टर, पैम्पलेट, गाड़ियों के काफले, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, सभी पर रोक लगा दी गई और अभी तक ये रोक बरकरार है। आइए फिर से लौटते हैं आज के चुनावी माहौल पर। पीएम अपने भाषण में कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस संविधान में बदलाव करके मुसलमानों को 50% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें ये दे देंगे। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। यहां तक कहा गया कि यह पार्टी गरीबों की संपत्ति छीनने की तैयारी में है। कांग्रेस सत्ता में आई तो शरिया कानून लागू कर देगी और पीएम समेत पूरी पार्टी दावा कर रही है कि यह बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी है, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। पीएम ने तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तक करार दे दिया। ये सारी बातें चुनावी भाषणों में धड़ल्ले से की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी कोई टिप्पणी तक नहीं की।
विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग इन बातों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी चुनाव आयोग की छवि शक के दायरे में रही है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी चुनाव आयोग जानकारी देने में आनाकानी करता रहा, लेकिन जब कोर्ट ने गंभीर रूप अपनाया तब चुनाव आयोग ने ये जानकारी साझा की, जबकि ये पहली जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, न कि सुप्रीम कोर्ट की। बॉन्ड की जानकारी ने बीजेपी की पोल खोलकर रख दी। पार्टी ने उन कंपनियों से फंड लिया जिनका कोई रिकॉर्ड तक नहीं। यही नहीं, पार्टी ने जिस भी कंपनी से फंड लिया उससे बम्पर फायदा पहुंचाया। चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एक इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कारण आज तक किसी को नहीं पता चला। इसके बाद सत्ताधारी पार्टी ने 2 इलेक्शन कमिश्नर को चुना। लिहाजा इन सब बातों को देखते हुए लगता नहीं कि चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है। वैसे तो लोग हमेशा से ही इलेक्शन के बाद कम मार्जिन से हारने वाले कई प्रत्याशी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रही है कि वोटों की गिनती सही से नहीं हो पाई, वैलिड वोट को इनवैलिड कर दिया गया, ईवीएम में गड़बड़ी वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अनियमितता इलेक्शन कमीशन में पाया गया है। इसलिए मुमकिन है कि कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी चली जाए इन अनियमितताओं की सच्चाई जानने के लिए। और जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख इलेक्शन कमीशन से सवाल और टिप्पणियां कर रहा है, पूरे रिजल्ट आने के बाद भी इस चुनाव परिणाम पर संकट के बादल मंडराते रह सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डर तो आम नागरिक को है कि अगर 10 सालों से सत्ता पर काबिज सरकार अगर जाती है तो फौरी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न पैदा हो जाए, क्योंकि एक दूसरे को सेक्युलर और कम्युनल पार्टी कहना राजनीति में एक ऐसा मजा है जो बिना कहे राजनीति की ही नहीं जा सकती। जीतने वाली पार्टी जश्न में दिखेगी और हारने वाली निराशा में होगी, ये कहते हुए कि अपनी हार पर हम चिंतन करेंगे। मौजूदा चुनाव में जो हाल हम देख रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि एक बार फिर देश को सेशन और जेम्स माइकल लिंगडो जैसे चुनाव आयुक्त की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा विशेष एपिसोड। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।